जुटान किया गया बिहार में जाति गणना को कैसे देखते हैं? सभी महारैली का जुटान आपने किया। चुनाव लड़ेगी आप कौन सा समीकरण पे लड़ेंगे? हम बदलाव के समीकरण पर चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पर बिहार में सबसे बड़ी जाति की आबादी कितनी है? यहाँ जो जातीय जनगणना हुआ उसके मुताबिक सबसे ज्यादा आबादी यहाँ पर मुस्लिम समाज की है, उसके बाद दलित समाज है, उसके बाद यादव समाज है। लेकिन किसी की जनसंख्या 20% से ज्यादा नहीं है। लेकिन बिहार में बदलाव चाहने वालों की जनसंख्या 60% से ज्यादा है। तो किसी का अगर मुसलमान है, किसी का सवर्ण है, किसी का कुशवाहा है, किसी का दलित है, वोट बैंक जन सुराज का वोट बैंक वो 60% बिहारी हैं जो बिहार में अब बदलाव चाहते हैं, जो अपने बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार चाहते हैं, जो अब ये नाली गली और चावल और मंदिर मस्जिद की लड़ाई से ऊपर उठकर बिहार में सुधार देखना चाहते हैं। गांधी मैदान में रैली की मुसलमानों को टिकट देंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? कितना टिकट देंगे? 75%। भाई आप लोग सुन लीजिए बात को, वीडियो है आप भी देख लीजिए। जी बताइए। जन सुराज ने कहा कि हम लोग का चाहे पार्टी में पद हो, कोई मनोनीत पद हो या टिकट की बात हो, दोनों ही जगह या हर वो उस प्रयास में सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो काबिलियत है। काबिलियत के आधार पर ही लोगों को पद या टिकट मिलेगा। लेकिन मान लीजिए कि बिहार में 243 सीट, 243 काबिल लोगों को, सही लोगों को टिकट मिलनी है। काबिल लोग 1000 हैं, तो उस 1000 में से 243 कैसे चुने जाएंगे? वो चुनने का आधार होगा जिस समाज की जितनी आबादी है, उस समाज से उतने काबिल लोगों को निकालकर उनको टिकट या प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। आधार काबिलियत है, और बिना ये चिंता किए हुए कि वो समाज हमको वोट करता है या नहीं करता है। अगर यादव समाज की आबादी 17% है तो जन सुराज से लड़ने वाले लोग में 30 से 35 लोग यादव समाज के होंगे ही होंगे। अगर मुसलमानों की आबादी 18% है तो जन सुराज से टिकट पाने वालों में 40 मुसलमान होंगे ही होंगे। अगर अति पिछड़ों की संख्या 30-35% है तो जन सुराज से कम 70 अति पिछड़ा समाज के लोग चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। लेकिन वो इसलिए नहीं चुनाव लड़ेंगे कि वो यादव हैं कि अति पिछड़ा है, वो इसलिए चुनाव लड़ेंगे कि वो बिहार के सही लोग हैं, हम लोग की नजर में वो काबिल लोग हैं और उस समाज के हैं जिस समाज से की रिप्रेजेंटेशन को हम लोग सुनिश्चित करना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष कह रहे हैं कि वो रैली विफल हो गई क्योंकि वहाँ पर लोग जुटे नहीं। विपक्ष नहीं कह रहा, हम कह रहे हैं। ये बिहार में किसी नेता में दम नहीं है जो कि खड़ा होकर मंच से 1 लाख लोगों के सामने कहे कि भाई हम 5 लाख लोगों को बुलाए थे, 1 ही लाख लोग यहाँ पहुंच पाए हैं, बाकी लोग जाम में फंस गए या नहीं पहुंच पाए। उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ये खड़े होकर प्रशांत किशोर ने कहा है क्योंकि हमने इस अभियान में कहा है कि और कुछ हो जाए लेकिन इसकी ईमानदारी और शुद्धता में फर्क नहीं आने देंगे। ये बिहार का एकमात्र ऐसा दल है, एकमात्र प्रशांत किशोर है जो अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं के सलाह से अलग हटके 1 लाख लोगों के सामने खड़े होकर हमने कहा कि भाई हम लोगों ने 5 लाख लोगों के लिए कुर्सी लगाया था, लोग जाम में फंसे हुए हैं, नहीं पहुंच पाए हैं, इसलिए हम माफी चाहते हैं, आपको यहाँ नहीं ला पाए और अगर नहीं आ पाए इसलिए अब आपके घर घर जाएंगे। लोग कह रहा इतना कुर्सी काहे लगाए थे, स्ट्रेटेजिक ब्लंडर हो गया। क्योंकि प्रशांत किशोर के लिए बिहार के जो लोग हैं वो गाय भैंस बकरी नहीं है कि जहां मन हुआ वहीं खड़ा कर दिए। अगर मैंने लोगों को बुलाया है तो मेरी ये जिम्मेवारी है कि उनको इज्जत से बैठने के लिए कुर्सी भी दे, उनको पीने के लिए पानी भी दे। और 1 लाख लोग के सामने खड़े होकर ये बोलना, कोई दूसरा दल होता कहता हमारा तो 5 लाख आदमी आया। हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं। और अगर मान लीजिए कि आपके नजर से कमी रह भी गई तो और प्रयास करेंगे। प्रशांत किशोर तो गांव-गांव में 5-5, 10-10 आदमी के साथ पैदल चले। हमारे कोई बाबूजी का थोड़े दल है, हमारे कोई बाबूजी का दल नहीं है, हमारे बाबूजी कोई मुख्यमंत्री नहीं है। हमारी काम, हमारी ईमानदारी, हमारी पहचान है और इसमें कोई शर्म नहीं है। अगर हमने कोशिश की, मान लीजिए कोशिश किया और उसमें कुछ कमी रह गई तो और ईमानदारी से और ज्यादा बेहतर कोशिश करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। आप ये फंड इतना खर्चा कहाँ से लाते हैं? किसका आरोप है? अशोक चौधरी। अब अशोक चौधरी का अपना राजनीतिक कैरेक्टर क्या है ये पत्रकारों को हमसे बेहतर मालूम है। बिहार में किसी नेता का, दल का ये दम नहीं है कि वो कह देगा कि प्रशांत किशोर ने किसी से 1 रुपया भी गलत कहीं लिया हो। इतने दिन से हम पैदल घूम रहे हैं, 2.5 बरस से
डंके की चोट पर जो कहते हैं, जिसको दम है आकर चेक कर लो, अगर कुछ गलत हो तो पकड़ लो। हम एमएलए एमपी नहीं है, बालू शराब माफिया का काम नहीं करते हैं, ठेकेदारी नहीं करते हैं, किसी से घूस नहीं लेते हैं। अपने बुद्धि अपने परिश्रम से अर्जित किया हुआ धन बिहार को सुधारने के लिए खर्च कर रहे हैं और किसी के तरह छुपाते भी नहीं है। जो संसाधन है वो बिहार के गरीब उन लोगों के लिए है जो पैसे के अभाव में राजनीति नहीं कर पाते हैं, जिनके पिताजी विधायक मंत्री नहीं है लेकिन उनमें क्षमता है। तो अगर बिहार के बच्चों में क्षमता है और पैसे के अभाव में अशोक चौधरी के पिताजी की तरह उनके पिताजी अगर विधायक नहीं है, अशोक चौधरी की तरह उनके पास पैसा नहीं है कि टिकट खरीद के अपने बेटी को एमपी बना दे, तो ऐसे लोगों के लिए जन सुराज खड़ा है तो स्वाभाविक तौर पर कि इन लोगों को तो मिर्ची लगेगा ही लगेगा। आपकी सरकार आती है तो क्या पहला कदम रहेगा जो जनता के हित के लिए होगा? 3-4 कदम तो आप पहले सुन लीजिए। पहला कदम ये होगा कि ये फर्जी शराबबंदी का कानून, जिसमें शराबबंदी के जरिए दुकान बंद है और घर घर होम डिलीवरी हो रही है और बिहार को भी पंजाब के तरह सूखे नशे के चपेट में डालकर उड़ता बिहार बनाया जा रहा है, इस फर्जी कानून को हटा दिया जाएगा। दूसरी बात, 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जब तक यहाँ पर मैं सरकारी अच्छी स्कूल की व्यवस्था न बना दूं, तब तक जन सुराज की सरकार बनने पर गरीब से गरीब बच्चे को भी, परिवार को भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की सुविधा होगी, ताकि जिसका फीस सरकार की ओर से भरा जाएगा। जन सुराज की सरकार बनते के साथ साल भर के अंदर हर हालत में पलायन को रोक दिया जाएगा, जिसमें 10 से 15 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए किसी को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए बिहार से होने वाले पूंजी के पलायन को रोका जाएगा, इसके लिए मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाएगा और इसके लिए घर घर लोगों को 1 लाख 2 लाख रुपया लोन 4% सालाना ब्याज पर दिया जाएगा, ताकि बिहार के हर घर में रोजी रोजगार हो, किसी को बाहर नौकरी मजदूरी करने न जाना पड़े। और चौथी और अंतिम बात, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को जो 400 रुपया का नीतीश कुमार भीख दे रहे हैं, उसकी जगह 1 दिसंबर 2025 से उसको 2000 रुपया पेंशन दिया जाएगा, ताकि उसको कम से कम बेसिक जिंदगी की जो सुविधाएं हैं उसको मिले। इन्होंने पूछा इतने पैसे कहां से आएंगे, मैंने जो बताया उसमें सिर्फ एक ही योजना ऐसी है जिसमें बजट से पैसा लगना है, वो 2000 रुपया 60 साल से ऊपर वालों के लिए। हम आरजेडी के तेजस्वी यादव नहीं है। अगर हमने योजना बताई है तो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों का पेंशन अगर 400 से बढ़ाकर 2000 कर दिया जाए तो बिहार सरकार पर करीब 10 से 12 हजार करोड़ का सालाना खर्च आएगा एडिशनल, और ये पैसा 3.25 लाख करोड़ के बजट का सिर्फ 3% होगा। 3% अगर सरकार अपने बजट का खर्च करे तो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को ये सोशल सिक्योरिटी दी जा सकती है। बाकी जो मैंने योजना बताई पलायन रोकने के लिए, पूंजी के पलायन रोकने के लिए सरकार का बजट का 1 रुपया नहीं लगना है। मनरेगा को कृषि से जोड़ने के लिए सरकार का 1 रुपया नहीं लगना है। और जो सस्ते लोन की बात है, 1 लाख करोड़ रुपया का अगर लोगों को यहाँ लोन मिले, 1 लाख करोड़ रुपया पर 6000 करोड़ का खर्च आएगा, जिसको इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम कहते हैं, ताकि लोग यहाँ पर रोजी रोजगार के लिए 12% 14% पर नहीं 4% सालाना ब्याज पर लोन मिल सके उनको। तो उसमें खर्चा 1 लाख करोड़ पर सिर्फ 6000 करोड़ आएगा। शिक्षा के लिए मैंने आपको जो बताया, ऑलरेडी सरकार 60,000 करोड़ रुपया हर साल खर्च कर रही है। उस पैसे का बेहतर इस्तेमाल करके बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा। और जो सबसे पहली बात बताई, शराबबंदी हटाएंगे तो उससे 20,000 करोड़ सालाना आमदनी भी बढ़ेगी। तो हम लोग कोई ऐसी बात नहीं कहते हैं जिसका गुणा गणित इकोनॉमिक्स नंबर पहले से वर्कआउट न किया। क्या प्लान है जी, घूसखोरी जो सर हर कार्यालय में पूरा बढ़ा हुआ, आप जब तक जनता ईमानदारी से सही प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं करेगी तब तक कार्यालय में घूसखोरी कैसे रुकेगी। आप जब मुखिया विधायक को वोट देते समय 500 रुपया लीजिएगा, जाति के नाम पर मुर्गा भात खाकर वोट दीजिएगा, पाउच पी के वोट दीजिएगा, तो आपका जो प्रतिनिधि चुनकर जाएगा वो लूटेगा ही लूटेगा। अभी जो ये भूमि सर्वे हो रहा है बिहार में, राजस्व विभाग जितने बड़े पैमाने पर वसूली कर रहा है, क्यों कर पा रहा है? क्योंकि हमने उन नेताओं को बैठाया है जो आपके घर घर में झगड़ा लगा रहा है, आप ही के जमीन का दाखिल खारिज और रसीद कटवाने के लिए 20,000 40,000 50,000 रुपया घूस ले रहा है। और यही लोग, हमने उपचुनाव में लोगों को कहा था
कि अगर सर्वे में भ्रष्टाचार हो रहा है, घर में परेशानी हो रही है, उपचुनाव में एनडीए को हराओ, अपने आप सर्वे रुक जाएगा। लोगों ने फिर एनडीए को वोट दिया। तो जब रिजल्ट आया तो हमने कहा कि अब मजा लीजिए, आप गलत वोट दीजिएगा तो गलत ही पाइएगा, बोइएगा बबूल तो आम कहाँ से खाइएगा। एक आखिरी सवाल है, क्या इस पर आपका कहना है? मैंने भैया रेल लाइन पर आपको पहले ही बोल दिया, बिहार की लोग जो दिल्ली में सरकार होती है उसको पता है कि बिहार में जाकर हमको क्या बोलना है। वो जाकर खाली ये रेलवे लाइन का दोहरीकरण, मीटर गेज को ब्रॉड गेज, रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन, लोग इसी में खुश है। ट्रेन का स्टॉपेज बढ़ा दीजिए, एक नया ट्रेन शुरू करा दीजिए। आप देखे होंगे आज 25-30 साल से बच्चे से हम लोग भी देख रहे हैं। किसी बजट में बिहार के लिए क्या घोषणा हो रही है? रेल एक बढ़ा देंगे, एक ट्रेन बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि बिहार मजदूरों की फैक्ट्री है। ये नहीं कहा प्रधानमंत्री ने कि यहाँ पर स्टील की फैक्ट्री लगाएंगे, ये कह रहे हैं यहाँ से एक नया ट्रेन खोलेंगे। ट्रेन खोल के कहाँ जाएगा ट्रेन? यहाँ से मजदूर जाएगा जो कि 10,000 रुपया में गुजरात में, सूरत में उनके लिए, गुजरातियों के लिए काम करेगा। यहाँ से देखिए कि हर जगह ट्रेन खुल रही है। ट्रेन होनी चाहिए, लेकिन ट्रेन से बच्चे क्या करने जा रहे हैं? भाई हमें तो खुशी होती ना जब यहाँ से स्टील बनता और वो मालगाड़ी से यहाँ से जाता। यहाँ से रेफ्रिजरेटेड ट्रेन खुलना चाहिए जिस पर कि यहाँ से सब्जी जाए और दिल्ली बॉम्बे में बिके। हमें वो ट्रेन नहीं चाहिए जिस पर बिहार के युवा मजदूर बनकर जाएं और दूसरे राज्यों में काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।